अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुलबीना और आप देख रहे हैं बिला तकल्लुफ़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे इकॉनमी के हवाले से, साथ ही साथ हम कुछ इश्यूज़ को ऑन डिस्कशन लेकर आएंगे कि यूरो बॉन्ड्स क्या होते हैं। पर्टिकुलरली मुल्क में एक डिबेट छिड़ी थी कि यूरो बॉन्ड्स जो है मुल्क की इकॉनमी के लिए बेनिफिशियल हैं और कंपैरेटिवली जो IMF है या वर्ल्ड बैंक है उनसे बेहतर जो है डिसीजन है अगर यूरो बॉन्ड्स के थ्रू जो है लोन्स लिए जाएँ। साथ ही साथ स्टेट बैंक के रोल को भी कुछ डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ रुपी क्या रोल प्ले कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और इस वक्त किस तरीके से जो है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए परफॉर्म कर रहा है स्टेट बैंक। कुछ और गुफ्तगू भी करेंगे जो कि पर्टिकुलरली काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के हवाले से होगी, जिसमें बुध के रोज़ 28 अरब रुपए का इजाफी ग्रांट जो है उसकी मंजूरी दी गई थी। पर्टिकुलरली जो ग्रांट है कुछ डिफरेंट एरियाज़ में जो है उस पर काम किया गया, अप्रूव किया गया, जिस तरह PIA के लिए भी ग्रांट अप्रूव किया गया। साथ ही साथ डिफेंस डिवीज़न के हवाले से भी, डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से भी जो है हमने ये देखा कि इसमें ग्रांट मौजूद था। वज़ारत दिफ़ा की जानिब से 2 टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के मुतालबात किए गए, एक पर्टिकुलरली पाक ईरान बॉर्डर फेंसिंग के हवाले से, जबकि दूसरा ग्रांट जो रहा वो स्पेशल सिक्योरिटी के हवाले से रहा। साथ ही साथ जो इम्पोर्ट का मामला है यूरिया के हवाले से, वो भी मामला जो है ज़ेर बहस रहा। गैस के हवाले से गुफ्तगू हुई। तमाम तर मामलात को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे पाकिस्तान के इस वक्त इकॉनमिक क्राइसिस से बाहर निकाला जा सकता है पाकिस्तान को और क्या पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब, इकॉनमी एक्सपर्ट हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से यूरो बॉन्ड्स पर्टिकुलरली क्या हैं, आम आवाम को ज़रा इसको सिंपल तरीके से समझाइए। देखें, यूरो बॉन्ड जो है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है कि आप कर्जा लेने जाते हैं, कर्जे की एक फॉर्म है और वो कर्जा लेने जाते हैं मुल्क से बाहर की मार्केट्स में कि अगर मुझे अपने कोई ऑपरेशंस हैं, मेरा कोई कारोबार है या मेरा कोई ऐसा मैं कोई नई जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अपने कारोबार को बढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं जो है 2 तरह से पैसा रेस कर सकता हूँ। या तो मैं जो हूँ इक्विटी ले लूँ, यानी कि शेयरिंग की बेसिस पे ले लूँ कि जी आप मेरे हिस्सेदार बन जाएं मेरे कारोबार में, या फिर मैं ये करूँ कि मैं कर्जा ले लूँ कि एक ख़ास मुद्दत तक मुझे आप पैसे दे दें, उसके अगेंस्ट एक फिक्स रेट या एक मार्केट का रेट जो है शरह सूद जो है उस पर मैं आपको पे कर दूंगा। 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक मेरे हिस्सेदार बन जाएगा जिसमें मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ कि मेरे हिस्सेदार बने और हमेशा के लिए मेरे साथ हिस्सेदार बन जाए, और मेरे अगर जो ऑनरशिप है या मेरी जो उसमें जो मेरा अपना जो कारोबार है उसके अंदर कुछ हिस्सा आपको भी मिल जाएगा। उसमें आप रिस्क भी आपका है और आपका जो आपको मिलेगा जिसमें मुझे भी रिटर्न मिलेगा वो भी आपका है। दूसरा तरीका ये कि मैं बैंक से या किसी से जो है कर्जा ले लूँ, और कर्जा जो है एक ख़ास शरह सूद पे मिलता है वो, और एक ख़ास उसकी मुद्दत होती है कि जी 1 साल 2 साल 4 साल में मैं आपको एक शरह सूद पे वापस कर दूंगा पैसा, जब मेरा बिजनेस स्टेबल होगा मुझे इसके लिए पैसे चाहिए। तो ये शरह सूद वाला हिस्सा है, बेसिकली ये कर्जा है, ये एक मुल्क लेता है, कोई भी मुल्क होता है वो पूरी मार्केट में दुनिया की जाता है। सर, ये जो आपने पर्टिकुलरली 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया, फर्स्ट कैटेगरी को आपने एक्सप्लेन किया जो कि इक्विटी के ऊपर होती है। जब स्टेट यूरो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है तो फिर क्या वो अपने इंस्टीट्यूशंस को जो है इसमें साथ में एसोसिएट करता है इक्विटी के लिए, क्या प्रोसेस होता है? दोनों होते हैं, मजीद एलाबोरेट करें। दोनों होते हैं कि स्टेट जो कंट्री होता है एज अ स्टेट वो भी जाके कर्जा रेस करता है, यानी कि एक मुल्क जाके अपने जो है बिहाफ पे, यानी कि उसकी एक फिस्कल एक उसकी बैलेंस शीट है, यानी कि उसके कुछ जो है अखराजात हैं, कुछ उसका जो है वो आमदन है, जिसे टैक्स कहते हैं। अखराजात जो कि आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपने देखा होगा बजट जो बनता है पूरे मुल्क का कि जी किसको कितना पैसा लगेगा, कहाँ लगेगा, किस इंस्टीट्यूशंस को पैसे देने हैं, मार्केट में सब्सिडी कितनी देनी है, कितना जो है वो खर्चा डिफेंस पे करना है, कितना हमें कर्जा वापस करना है, कितना हमने डेवलपमेंट में लगाना है। ये मुल्क की पूरी एक बैलेंस शीट होती है, यानी कि हिसाब का खाता होता है पूरे मुल्क का। उसी तरह से वो फिर कहता है कि ये जो सारे खर्चे हैं मेरे, इनको मैं कहाँ से पूरा करूँगा, तो वो टैक्स से पूरा करता है, वो आवाम से टैक्स लेता है, कारोबार से टैक्स लेता है, इंडिविजुअल से टैक्स लेता है, ठीक है। तो ये पूरा उसका खाता हो गया मुल्क का। इसके अंदर वो क्या करता है, जब उसको पता चलता है कि टैक्स से जो आमदन है मेरी वो कम पड़ रही है और मेरे खर्चे ज़्यादा हैं, हमारा तो यही होता है ना, ज़्यादातर कंट्रीज़ का होता है इस तरह कि खर्चे ज़्यादा होते हैं और जो आमदन होती है वो कम होती है। जो फ़र्क होता है, यानी कि अगर मेरा 100 रुपये खर्चा है और 70 रुपये आमदन है, तो 30 रुपये मैं कहाँ से पूरे करूँगा उस खर्चे के, वो मैं लेता हूँ कर्जा। ये उस कर्जे में एक हिस्सा यूरो बॉन्ड का हो सकता है, वो लोकल मार्केट में, प्राइवेट मार्केट में भी होता है, जैसे पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है। क्या आम आवाम पर यूरो बॉन्ड्स की वजह से ज़्यादा दबाव पड़ सकता है या नहीं? जी मैं बताता हूँ। देखें, तो यूरो बॉन्ड तो एक समझ में आ गई कि जी आप उस कर्जे, उस
गैप को पूरा करने के लिए कर्जा लेते हैं। उस कर्जे के लिए बाहर भी जाते हैं और मुल्क में भी कर्जा लेते हैं, मुल्क से भी, यानी कि यहाँ बैंकों से भी गवर्नमेंट कर्जा लेती है और बाहर के इन्वेस्टर से भी कर्जा लेती है, तो उसको कहते हैं यूरो बॉन्ड। अब यूरो बॉन्ड सिर्फ एक तरीका नहीं है कर्जा लेने का, IMF से भी हम कर्जा लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से भी लेते हैं। ये एक प्राइवेट मार्केट से हम कर्जा लेते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर से, कि जी देखें आप हमें 10 साल के लिए 5 साल के लिए कर्जा दे दें, और डॉलर्स में होता है ये, डॉलर्स में कर्जा हम लेते हैं, उसे हम इकोनॉमी में लगाते हैं, खर्चों को पूरा करते हैं, फिर उसमें से नॉर्मली होता है कि इतनी अच्छी इकोनॉमी करें कि उसमें से खर्चा भी निकले अपना और उसको भी हम वापस दें, तो ये यूरो बॉन्ड होता है। तो ये यूरो बॉन्ड को अगर हम IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक और मज़ीद वर्ल्ड बैंक के अगर हम लोन्स की बात करें तो कंपैरेटिवली क्या ये बेहतर होते हैं और इतना नुकसान नहीं होता जितना हमें IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जों से होता है? जी कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि अच्छा कर्जा तो देखिए कर्जा है, जब भी आप किसी से कर्जा लेते हैं वो लेकिन जो शरह सूद होती है वो तो अनफॉर्चुनेटली IMF की इतनी रही है कि वो खुद को पॉवर्टी एलिवेशन इंस्टीट्यूशन कहते हैं, लेकिन गरीब से गरीब बना देते हैं। स्ट्रिंग्स अटैच होती हैं, मतलब IMF के साथ कंडीशंस अटैच्ड हैं, वैसे कर्जे के साथ कंडीशन अटैच होती हैं। आप किसी भी बैंक के पास जाते हैं, किसी एक आम आदमी से भी कर्जा ले लें तो अपनी कंडीशंस पूरी करता है। पॉइंट इज IMF से जब हम कर्जा लेते हैं तो वो कंडीशंस भी लगाते हैं, शरह सूद भी ज्यादा होती है और वो हमें टुवर्ड्स पॉवर्टी और ज्यादा ले जाते हैं। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें बात फ़र्क क्या है, फ़र्क यह है कि IMF के प्रोग्राम में जब आप जाते हैं तो उसका एक पूरा एक कोड है कि जी आप टैक्स को कैसे बढ़ाएंगे, कम करेंगे। देखिए कोई भी कर्ज आपको देने वाला है ना, वो आपसे ये कहेगा कि अपने आप को सीधा करें, डिसिप्लिन करें, आप खर्चे कम करें और आमदन को बढ़ाएं, यही कहेगा ना। आप बैंक के पास भी जाते हैं तो वो बैंक क्या कहता है आपसे कि जी आपकी बताएं आमदन कितनी है, आप किस तरह से मेरा कर्जा पूरा करेंगे। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। कर्जा इसलिए कहते हैं कर्जे को कम होना चाहिए और शेयरिंग ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब आते हैं IMF या लेकिन बैंक अगर छोटी एग्जांपल लें, ये तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में नहीं, इन जनरल आपसे जानना चाह रही हूँ, अगर बैंक से कर्जा लेते भी हैं तो फिर वो आपके ऊपर मजीद कंडीशंस तो नहीं लगाता ना? मैं वही आ रहा हूँ। देखें अगर आप मुझे एक मिनट दे दें, ठीक है। IMF जो है, IMF का डेफिनेटली इम्पैक्ट ज़्यादा है, डेफिनेटली हमारे ऊपर इशू बड़े होते हैं, डेफिनेटली हमारा इंटरेस्ट रेट शरह सूद बढ़ जाता है, हमारी करेंसी को वो कहता है कि जी करेंसी की कदर में कमी करें आप, मतलब वो ये नहीं कहता कि इतनी होनी चाहिए, वो कहता है कि उसको इतना रखें कि आपकी इंपोर्ट्स कम हो, आपको डॉलर की रिक्वायरमेंट कम पड़े। तो IMF का कर्जा हमें वैसे शरह सूद कम होती है लेकिन महंगा पड़ता है वो, क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उसमें अपने आप को ये कह लें कि आज़ाद नहीं पाते। लेकिन वो किसका कसूर है? वो हमारा अपना कसूर होता है कि हम इतना अपने आप को, अपने फाइनेंसेस को ख़राब कर लेते हैं 5 सालों में कि हमें इवेंचुअली IMF के पास जाना पड़ता है। तो वो तो नहीं कहता कि आप हमसे कर्जा ले लें, एक्चुअली हम जाते हैं उसके पास कि जी हमें बचा लो, हम वरना डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, अपने कर्ज़ों की अदायगी नहीं कर पा रहे। तो वो किसका कसूर है? वो एक्चुअली हमारा कसूर है। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने टैक्सेस को सही से कलेक्ट करना चाहिए, इंसेंटिव होने चाहिए टैक्सेस पे, और टैक्स के थ्रू लोगों को डॉक्यूमेंट करके उन टैक्स का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखें घर में क्या होता है, एक घर में ये होता है कि एक इंसान कमा के लाता है और एक उसको खर्च करता है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। अगर इन दोनों में हार्मोनाइजेशन नहीं होगी, दोनों एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे तो घर नहीं चल सकता, इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली नहीं चल सकता। एक बंदा कमा के ला रहा है, दूसरा बहुत ही लेविशली उसको खर्च करता जा रहा है, तो वो क्या करेगा बेचारा? वो कर्जा लेगा। यही होता है ना, ये मुल्क का भी यही हाल है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि IMF का कर्जा महंगा पड़ेगा, लेकिन कसूर हमारा ही होता है क्योंकि हम अपने आप को सही से मैनेज नहीं करते, अपनी एनर्जी के इशूज़, अपनी फाइनेंस जहाँ हमारा पैसा आ रहा है उसको सही से इस्तेमाल नहीं करें, अपने बच्चों की तालीम या हेल्थ पे यूज़ नहीं करते, अपनी सिक्योरिटी पे यूज़ कम करते हैं, तो हमारा क्या होगा? हम सिर्फ उसको उड़ा दें अगर जो भी कमा के ला रहा है, तो आपका भी घर की भी ये हालत हो जाती है। इसी तरह मुल्क का भी यही है कि जो भी हमें टैक्सेस मिलते हैं उनका सही इस्तेमाल हो, ज़्यादा आवाम पे खर्च हो, आवाम को इस काबिल किया जाए। एग्जीक्यूटिव बॉडी का रोल बेहतर होने की ज़रूरत है। बिल्कुल। वैसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे जो सब्सिडी ग्रांट्स इशू किए गए हैं कमेटी की जानिब से, इकोनॉमिकली क्या उसका इम्पैक्ट आएगा, और जो इस पर फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो किन एरियाज़ पर ज़्यादा फोकस दिखाई देता है, इस पर भी जानने की कोशिश करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स के हवाले से और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसकी मैनेजमेंट के हवाले से, साथ ही साथ यूरो बॉन्ड्स को भी खुर्रम शहजाद साहब ने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया, और मज़ीद जो है अब हम सब्सिडी ग्रांट्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि स्टेट बैंक के रोल के हवाले से पर्टिकुलरली ज़रा खुर्रम साहब हमें बता दें, आप स्टेट बैंक का इस वक्त रोल कैसा देखते हैं और इन टर्म्स ऑफ रुपी क्या रोल प्ले कर रहा है?
अच्छा, ये बड़ा वीक, ये जो गया है पिछला वीक, ये बड़ा हैपनिंग वीक था। इसमें करेंसी में पहले आपको पता है गिरावट आ रही थी, डॉलर के अगेंस्ट रुपी जो है वो बहुत नीचे चला गया था, तकरीबन कोई ओपन मार्केट में 170 तक टच हो गया था। और जो इंटरबैंक दो मार्केट्स हैं, एक होता है बैंक्स जो है वो डील करते हैं जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स होती हैं, बैंक्स पैसा देते हैं इंपोर्टर को, एक्सपोर्टर से लेते हैं पैसा और डॉलर्स में लेते हैं। इसी तरह ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट में एक्सचेंज वाले जो होते हैं, जो एक आम आदमी जाता है उनसे अपनी ज़रूरत की चीज़ें, ज़रूरत की करेंसी एक्सचेंज करता है। अगर बच्चों को बाहर पढ़ाने भेजना है तो उसके लिए लेता है, किसी को हेल्थ के लिए भेजना है अपने आवाज़ रात को तो उनके लिए भेजता है, अपने पेरेंट्स को। इस तरह की भी रिक्वायरमेंट होती है। और एक और तबका है जो स्पेकुलेट करता है, यानी कि वो सिर्फ करेंसी को पकड़ता है कि जी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ओवरनाइट मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो हुआ ये लास्ट वीक में कि करेंसी हमारी बहुत नीचे चली गई थी, तो स्टेट बैंक ने फिर इंटरवीन किया मार्केट में। देखिए, ये स्टेट बैंक का रोल है और उसने ये प्ले किया। और इसमें हम प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे ये देखा मैंने कि पिछले वीक में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन इस चीज़ पे हो रही थी मीडिया पे कि जी स्टेट बैंक ने क्यों इंटरवीन किया। एक तो हमें ये समझने की ज़रूरत है और अपने नाज़रीन को बताने की ज़रूरत है कि स्टेट बैंक का रोल है ये, सिर्फ स्टेट बैंक का नहीं, पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक्स जब भी उसका देखें क्या रोल होता है। हमने लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि एक तो महंगाई को देखे कि मार्केट में डिमांड की वजह से महंगाई अगर बढ़ती कम होती है उसको वो कंट्रोल करे, यानी कि लोगों के हाथ में जो पैसा आ जाता है उस पैसे को वो इंटरेस्ट यानी सूद से कंट्रोल करता है। आज हमारे पास बहुत पैसे आ जाएं तो हम क्या करेंगे, खर्च करेंगे। जब खर्च करेंगे बहुत ज़्यादा तो चीज़ें कम पड़ जाएंगी, नेचुरली क्या होगा, उनकी डिमांड बढ़ेगी, उनकी कीमतों में इजाफा होगा। इस कीमत को एक स्टेबल रखने के लिए स्टेट बैंक क्या करता है कि लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा ना जाए, तो वो शरह सूद को ऊपर नीचे करता है। शरह सूद क्या होती है, वो कॉस्ट ऑफ मनी होती है, यानी कि आज हमारे पास जो पैसे हैं इनकी कोई कॉस्ट है। तो होता क्या है, सेंट्रल बैंक दुनिया भर के ये करते हैं कि अपनी शरह सूद के ज़रिए से जो जैसे कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी उसको कंट्रोल करते हैं, यानी कि बैंकों से ज़्यादा पैसा ना निकले, लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा, लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदने के लिए जाएंगे तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, एक आम आदमी के लिए प्रॉब्लम होगा। इसलिए स्टेट बैंक एक तो इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करता है, दूसरा क्या होता है कि वो करेंसी को मैनेज थोड़ा बहुत इसलिए करता है कि उसमें स्पेकुलेटिव फैक्टर ना है, यानी कि कोई उसको गलत तरीके से करेंसी को इस्तेमाल ना करे। ऐसे होते हैं फैक्टर्स मार्केट में जो जब ये देखते हैं कि एक तरफ करेंसी जा रही है तो उसमें कूदते हैं और उस पर फ़ायदा लेते हैं। ऐसे होते हैं ना, हर मार्केट में होते हैं इस तरह के लोग कि जिस तरफ कोई चीज़ जा रही होती है उस तरफ वो करके उसका नुकसान मार्केट को होता है लेकिन फ़ायदा उठाते हैं उससे। इसी तरह डॉलर के साथ होता है कि डॉलर जब बढ़ना शुरू होता है तो हर कोई डॉलर लेने के लिए आगे बढ़ता है कि जी मुझे ओवरनाइट प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसे ही है। उसकी वजह से सेंट्रल बैंक का ये रोल बनता है कि उनको कंट्रोल किया जाए। तो सेंट्रल बैंक हमेशा, पिछली गवर्नमेंट में भी ये हुआ था, देखें अगर ये जैसे पिछली गवर्नमेंट करती थी कि वो बहुत ज़्यादा इंटरवीन करके ना आर्टिफिशियली अगर रोकते हो आप किसी करेंसी को, ये नहीं होना चाहिए। करेक्ट। और इस गवर्नमेंट में ये अच्छी बात है कि सेंट्रल बैंक ने मार्केट ड्रिवन अप्रोच रखी है, यानी कि रुपी है अगर तो जो डिमांड सप्लाई है कि अगर डॉलर ज़्यादा मार्केट में आ रहा है एक्सपोर्ट के ज़रिए से, इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से, रेमिटेंसेस के ज़रिए से, तो डॉलर बढ़ जाएगा, डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू में कमी आएगी, हमारा रुपये अप्रिशिएट होगा। ये हुआ भी, आपने देखा होगा पिछले 6-7 महीने में 10% हम बढ़ गए थे। हमारी करेंसी 168 पे गई थी डॉलर के अगेंस्ट और 151 पे आ गई थी, तो इसका मतलब ये रुपये ने अपनी कदर वापस गेन की थी। लेकिन अब क्या हुआ, हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस वक्त दुनिया में जो खाने पीने का ऑयल है वो उसकी कीमतें 4 टाइम्स ऊपर हैं, पिछले साल के मुकाबले में भी, पिछले 5 साल के मुकाबले में भी। आज पूरी एनर्जी जो है, एलएनजी आपको बहुत महंगी आ रही है, ऑयल बहुत महंगा है। इकोनॉमिक कमेटी कैबिनेट में भी जो है यूरिया की इंपोर्ट के ऊपर भी जो है गुफ्तगू हो रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? जी मैं बताता हूँ, देखिए मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि डिमांड सप्लाई, जब डॉलर की जब भी मार्केट में डिमांड सप्लाई किसी चीज़ के ऊपर नीचे होती है उसकी कीमत वहाँ से डिटरमिन होती है। स्टेट बैंक का ये अच्छा इकदाम रहा कि मार्केट ड्रिवन अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि अगर रुपये खुद ही डेप्रिशिएट होगा तो इम्पोर्ट महंगी हो जाएगी, तो इम्पोर्ट खुद ही जो है वो कम होना शुरू होगी। ये स्टेट बैंक ने ये किया कि अब जब देखा कि स्पेकुलेशन होना शुरू हुई तो स्टेट बैंक ने डॉलर को मार्केट में दिया और रुपये को स्टेबल कर दिया, यानी कि आपने डॉलर बढ़ाई मार्केट में उसकी सप्लाई, रुपये स्टेबल हो गया या रुपये थोड़ा सा गेन कर गया। यही हुआ ना, आपने देखा है 169 से उठ के दोबारा वो 167 पे आ गया, 168 पे। तो पॉइंट मेरा ये बताने का कि स्टेट बैंक का ये रोल है, हम सबको ये समझना चाहिए, पॉलिटिकली उसको नहीं, हमें पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि जी उसका रोल तो था ही नहीं इंटरवीन करना, उसका रोल है ये ओपन मार्केट का या मार्केट ड्रिवन अप्रोच का। ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि मार्केट के ही बलबूते पे छोड़ दो, चाहे हॉर्डर्स या स्पेकुलेटर्स आए तो उनको भी ना रोको। सेंट्रल बैंक उनको रोकने के लिए आता है, डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए नहीं आता, जिसकी वजह से आपका एक बैलेंस रहता है और आपकी एक्सपोर्टर को भी फ़ायदा होता है आगे जाके, इंपोर्टर को भी आहिस्ता आहिस्ता
जो है वो सही कीमत मिलती है। तो ये एक चीज़ हो गई जिससे हमारा रुपये थोड़ा सा स्टेबल हुआ। अभी आगे जाते हुए रुपये कैसे लगता है, ये अक्सर सवाल आता रहता है। तो रुपये आगे जाते हुए इसलिए थोड़ा सा जो है इस तरफ लगता है कि रुपये की डिमांड कम रहेगी और डॉलर की डिमांड ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ गया है। उसमें ये जो मशीनरी है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसकी मशीनरी की इंपोर्ट की वजह से फूड बहुत बढ़ गया इंटरनेशनल मार्केट में, ऑयल एनर्जी प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, ऑयल बहुत ऊपर है, एलएनजी हम महंगी मंगवा रहे हैं। इसकी वजह से वो हमारे डिलेड डिसीजंस हैं, वो हमारा एक डाउनफॉल है। इकोनॉमिक कमेटी जो है उसमें भी इस पर गुफ्तगू हुई है कि हुआ ये कि इंपोर्ट्स की जो यूरिया की बात हुई है, गैस देने की बात हुई है, यूरिया की बात हुई है, वो ऑब्वियसली रबी सीजन आ रहा है और हमें जो है वो अपने अगर हम नहीं करेंगे तो नेचुरली हम फिर इंपोर्ट करेंगे फूड को। वेडनेसडे को इजलास हुआ, लेकिन फिर भी खबरें ये आ रही हैं कि शायद अगले 2 साल जो हैं वो क्रिटिकल रहे इन टर्म्स ऑफ गैस। जी जी बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि देखें हमारी डिमांड तो बढ़ रही है, साथ साथ खाने पीने की डिमांड बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट की डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ रही है। आपने इस वक्त $2.5 बिलियन की इंडस्ट्री लगाई है, $2.5 बिलियन की। ये स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम रख के लोन्स दिए थे कोविड के ज़माने में, वो $2.5 बिलियन थे। अब $2.5 बिलियन की इंडस्ट्री लगेगी तो उसको एनर्जी तो चाहिए ना, तो वो कहाँ से लेगी? तो डिमांड तो बहुत बढ़ेगी आगे। हमें तो आज जो है बढ़ के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स करने चाहिए जो हमें ये इंश्योर करें कि आपकी गैस, आपके ऑयल, आपके जो भी एनर्जी रिलेटेड ऑल्टरनेट्स हैं, आपके पास जितने ऑप्शंस हैं आप उनको आज सिक्योर करें, ताकि आपके अगले 3, 4, 5, 8 सालों में जो एनर्जी की डिमांड होगी वो पूरी हो सके। यही इसलिए कहते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए। ठीक है सर, वज़ारत दिफ़ा की जानिब से 2 टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के मुतालबात हुए, एक पर्टिकुलरली जो है वो पाक ईरान बॉर्डर फेंसिंग पर और दूसरा जो है स्पेशल सिक्योरिटी के हवाले से। इसको कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल देखें इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस वक्त अफगानिस्तान से अमेरिका निकला है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे इस वक्त गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, या ये कह लें कि तालिबान का एक वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया है। अब वो वहाँ से जब भी किसी मुल्क में जो है वॉर के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो जो पड़ोसी ममालिक होते हैं उन पे भी आते हैं नेचुरली। तो हमारे इक़दामात ये बहुत ज़रूरी हैं कि हम सिक्योरिटी को अपने बहुत रैशनली सपोर्ट करें और हमारी सिक्योरिटी इतनी इम्पोर्टेंट इतनी हो कि हम अपने बॉर्डर्स को जो है वो प्रोटेक्ट डेफिनेटली, क्योंकि प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो हमें फिर प्रॉब्लम करेगा और आगे आने वाले सालों में या महीनों में अल्लाह ना करे हम फिर वही 2012-13 वाले लेकिन इस वक्त आपको नहीं लगता कंडीशंस और जो सर्कमस्टांसेस है वो डिफरेंट है? भारत काफ़ी घबराया हुआ है और वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान और चाइना जो है एक्सप्लॉइट करने जाएंगे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी अफगानिस्तान को। तो इसका मतलब तो ये है कि वो अभी से घबरा गए हैं कि पाकिस्तान और चाइना के लिए जो है ये अफगानिस्तान एक नया जो है एक एलाय हो सकता है। जी देखें, उनका तो जो प्लान था वो तो अब साइड पे हो गया ना, जो वो अफगानिस्तान में कर रहे थे। अमेरिका के साथ भी उनका जो अलायंस था वो अब अमेरिका गया तो उनका भी अब जो है वहाँ पे गड़बड़ हो गई है, सब खत्म हो गया ना। प्रॉब्लम ये कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सब खत्म हो गया, क्योंकि यू नेवर नो कि जो है वो चीज़ें वहाँ पर हों और दोबारा से शुरू हो सकती हैं। क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उस पे यूएस का काफ़ी इन्फ्लुएंस है और यूएस का ही नहीं, देखिए यूएस के साथ तो हमें भी ताल्लुकात सही रखने हैं, क्योंकि देखें जो भी दुनिया में जो हैं सुपर पावर्स हैं या ना भी हों, जो कंट्रीज भी हैं जो आपके साथ कहीं ना कहीं नेचुरल अलायंस कहीं ना कहीं होती है आपको डिप्लोमेसी खराब नहीं करनी, लेकिन नेक्स्ट 10 years आर गोइंग टू बी गेम चेंजर एंड चाइना इज गोइंग टू बी अ वर्ल्ड लीडर। डू यू एग्री विद दैट? देखिए पॉइंट मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ कि यूएस की इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, हमें यूएस के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखने हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ, चाइना तो है ना हमारा दोस्त, जी तो हमें और भी तो करने हैं ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। डिटेल हमारी आज प्रोग्राम में गुफ्तगू हो सकी, मजीद प्रोग्राम्स में भी हम और मजीद इशूज़ के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और पोलियो के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैं टॉपिक के हवाले से आपको बता के गई थी कि हम पोलियो के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि पोलियो के हवाले से अवेयरनेस देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली अब भी हमारे मुल्क में लोगों के जहनों में कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं और उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को क्लियर करने के लिए ही हम जो है मज़ीद डॉक्टर से गुफ्तगू करेंगे कि आखिर क्यों जो है पोलियो के जो कतरे हैं अगर आप नहीं पिलाते अपने बच्चों को, कितना नुकसान आपके लिए, आपके बच्चों के लिए हो सकता है, साथ ही साथ पाकिस्तान की फ्यूचर जनरेशन के लिए कितना नुकसान है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो कि ला
इलाज है और आप इससे सिर्फ और सिर्फ क्योर पहले ही आपने जो है इसका ख्याल रखना है कि आपको ये बीमारी आपके बच्चों को ना हो। इसके बाद अगर खुदा न खास्ता किसी को हो जाती है तो ये लाइलाज बीमारी है। साथ ही साथ अगर ये आपके बच्चों को अफेक्ट कर जाए तो ये ना सिर्फ उनके पट्ठों को कमज़ोर करेगी बल्कि साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी और जहन को भी कमज़ोर कर सकती है। ये वायरस जो है एक इन्फेक्टेड बंदे से दूसरे जो बंदा है जो इन्फेक्टेड नहीं है उसमें मुंतकिल होता है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है डॉक्टर आतिफ सईद अंजुम साहब, जो कि ब्रेन एंड माइंड डायग्नोस्टिक रिहैबिलिटेशन सेंटर को जो है रन करते हैं, सुपरवाइज़ करते हैं। सर, आपको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगी कि जो पोलियो है अब भी उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है अनफॉर्चुनेटली लोगों के जहनों में कुछ कंसर्न्स है, उसके हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग अब भी रिलक्टेंट हैं अनफॉर्चुनेटली? असल में कंसर्न इसलिए है कि इस पोलियो की जो मुहिम है जो कि हमारे मुल्क में शुरू हुए तकरीबन 20-25 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारे मुल्क से अनफॉर्चुनेटली एरेडिकेट नहीं हुआ। और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नाइजीरिया दुनिया में 3 ऐसे मुल्क हैं जिन पे एक लेबल है कि ये पोलियो वायरस के एक्सपोर्टर हैं पूरी दुनिया के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है। अब उसका जो एक रेमेडी है वो सिर्फ एक वैक्सीन है या जो इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स हैं जो कि पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। तो ये पोलियो के कतरे जो है ये जैसे आपको पता है कि गुज़श्ता 25 साल से हमारे यहाँ कैंपेन चल रही है। हर 6 महीने बाद 3 महीने बाद ये कैंपेन चलाई जाती है ऑल ओवर द कंट्री एट द सेम टाइम चलाई जाती है ताकि वो लोगों के बच्चों को जो है हम ये पोलियो के कतरे पिला के उनको इस वायरस से महफूज रख सकें। अच्छा, इस वायरस की एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि आमतौर पे जितने वायरसेस होते हैं उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो आमतौर पे एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता है। एक इलनेस होती है, इलनेस के बाद वो ख़त्म हो जाती है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं होती। तो पोलियो के साथ ये है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जैसे अभी आजकल कोरोना का चल रहा है वो भी लाइफ थ्रेटनिंग है। लेकिन जब कोरोना से एक पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसके बाद उसके साथ कोई ऐसा इशू नहीं होता, वो नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। लेकिन पोलियो के साथ ऐसा नहीं होता, ये इतना खतरनाक है। ये इस तरह है कि एक पोलियो के जब किसी को बच्चे को इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन ठीक होने के बाद उसके अंदर डिसेबिलिटी आ जाती है। तो ये ना सिर्फ लाइफ थ्रेटनिंग है बल्कि डिसेबिलिटी भी है। तो इसमें डिसेबिलिटी या जिस्मानी माजूरी के चांसेस भी होते हैं। इसमें सिर्फ लोअर लिम्ब इफेक्ट हो सकता है या इसमें अपर बॉडी भी इफेक्ट हो सकती है? देखिए, इसमें इसकी 3 वैरायटीज हैं, जिसमें एक में ब्रेन इफेक्ट होता है, एक में स्पाइनल कॉर्ड इफेक्ट होता है, इसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और एक में जैसे जो रगे हैं, जो पट्टे हैं, जैसे आपने जिक्र किया अभी अपनी स्पीच में। तो उस लिहाज से तीनों एरियाज है, और जो मोस्ट कॉमन है वो पट्टों वाला है, जिसमें एक टांग पे या दोनों टांगों पे या एक बाजू पे या दोनों बाजू पे इसका असर होता है और उसके अंदर कमजोरी आती है। फिर उसके जो आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज पे इफेक्ट पड़ता है, और बहुत ही रेयर केसेस में इसमें फिर मेनिंजाइटिस या एनकेफेलाइटिस टाइप की पिक्चर आती है जो कि बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग। एक अच्छा खासा नॉर्मल बंदा हैंडीकैप्ड हो जाता है, कितनी मुश्किल होती है एक हैंडीकैप इंसान के लिए ज़िंदगी गुजारना, एक चैलेंज हो जाती है। बहुत ही चैलेंजिंग होता है। एक तो बच्चे के लिए तो होता ही है, लेकिन उसके पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ एक तरह का इसका इफेक्ट होता है। उसके लॉन्ग लाइफ फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, लॉन्ग लाइफ ऑक्यूपेशन थेरेपी की ज़रूरत होती है, और फिर चूँकि बच्चा आमतौर पे एम्बुलेटरी नहीं होता तो उसके लिए एक डिसेबिलिटिंग कंडीशन होती है, और फिर वो दूसरे बच्चों के साथ चूँकि वो कोप नहीं कर पाता तो उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल स्टिग्मा भी आ जाता है, वो स्टिग्मेटाइज भी होता है। आप उसमें अंदर इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स के इश्यूज भी आते हैं, उसकी एजुकेशन भी इफेक्ट होती है। तो ये बहुत सारे इसके सिनेरियोज हैं जो कि 1-2 ड्रॉप्स जो है पोलियो के कतरे पिलाने से ठीक किया जा सकता है। सर, फॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ एक ही पेशेंट जो है रिपोर्ट हुआ है। फॉर्चुनेटली का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि और मज़ीद पेशेंट्स नहीं है। अब ये एक पेशेंट भी कैसे ख़त्म होगा? क्या इसमें आपको लगता है कि लोगों का ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? इसी तरीके से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, या इसमें क्या हो सकता है कि हम इसको कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दें? क्योंकि पिछली बार अगर हम हिस्ट्री में देखें या पहले जाएं तो पहले भी 2 मरतबा हमें ऐसा लगा था कि पोलियो इरेडिकेट होने लगा है, लेकिन दोबारा से हो गया। फिर बस इस तरह होपफुली उम्मीद तो ये है कि एक है, एक के बाद ये 0 की तरफ जाएगा, होना तो ये चाहिए। लेकिन अगर लोगों ने जो है वो इस पे कैंपेन में हुकूमत का जो EPI है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, उसमें अगर वो बच्चों को अपने कतरे जैसे लोग आ रहे हैं पिलाने के लिए, असल में यहाँ पे एक और इशू भी है कि लोग भी काफ़ी इम्यून हो गए हैं बार बार कतरे पिला के। वो जब भी होता है हर 3 महीने बाद कहते हैं कि आप हर 3 महीने बाद आ जाते हैं बच्चों को कतरे पिलाने के लिए, ठीक किया हो नहीं रहा है, इरेडिकेट नहीं हो रहा। तो लोगों के अंदर एक तरह की एक एंगर भी है कि भाई ये
जो ये कतरे जो है पिलाने के लिए हर 2-3 माह के बाद हुकूमत की तरफ से लोग आते हैं, लेकिन इरेडिकेट नहीं हो रहा। लेकिन होपफुली जैसे आपने कहा अभी एक हमारे पास केस है, और होपफुली इससे उम्मीद ये होगी कि ये इंशाल्लाह भी इरेडिकेशन की तरफ चला जाएगा, मतलब कंप्लीट इरेडिकेशन के चांसेस तो हैं। लेकिन वहाँ पे यह है कि हमें इस एक को जो है जो केस है इस पे पूरा फोकस करना चाहिए कि किस इलाके से था, उसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, वहाँ के जो नियर बाई लोग हैं वहाँ पे इंश्योर किया जाए कि वो जो है उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएं, और जो उस इलाके से कॉन्टेक्ट में थे। अगर हम जिस तरह आपने डेमोग्राफिक्स की बात की, अगर हम बलूचिस्तान का जो है एरिया देखते हैं तो वहाँ पे जो है लोग ज़रा जो है एक्चुअली रिलक्टेंट दिखाई दिए, और लेकिन अब वो भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, वो भी ट्रस्ट जो है उनका बेहतर होता जा रहा है। एक वो प्रॉब्लम है, कराची का प्रॉब्लम या सिंध का प्रॉब्लम अगर आप कह लें कि वो जब रिपोर्ट हुआ करता था तो आपको लगता है कि यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे ट्रस्ट प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे कोई और प्रॉब्लम भी हो सकता है? देखिए कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ऑल ओवर द कंट्री के लोग यहाँ पे आते हैं, रिहाइश करते हैं, कारोबार करते हैं, फिर बहुत बसों का तो अपने इलाकों में जाते हैं, तो वो एक ज़रिया है जो कि स्प्रेड कर रहा है। तो मतलब ये है कि दोनों तरीक़ों से जो है ना हम यहाँ पे कर सकते हैं कि एक तो यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको जो जिस इलाके में केस रिपोर्ट हो उसके पूरे सर्विलेंस करके, और API इस तरह करती है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध की तरफ से है, वो पूरा उस पर फोकस करते हैं कि जिस इलाके से केस आता है उस पूरे इलाके में एक टीम बैठती है, उसको असेस करती है भाई ये किस इलाके से आया, फिर वहाँ पे इंश्योर करती है कि वहाँ पे वाटर और सैनिटेशन किस तरह का है, क्योंकि जो पोलियो वायरस की जो पैथोफिजियोलॉजी है उसमें जो है इसके जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो GIT है, जो आपका फुजला है वो है, और आपके ड्रॉपलेट्स हैं जो बच्चों को जो है खांसी होती है तो एक से दूसरे को स्प्रेड होता है। उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन दो, एक तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो स्नीजिंग कफिंग की वजह से अगर एक बच्चे को है तो स्नीजिंग करेगा, कफिंग करेगा तो दूसरे लोगों को इफेक्ट करेगा, और दूसरा जो उसका एक्सक्रीटा है, जो उसका स्टूल है, जो उसका पखाना है, फीसिस है, तो उसके ज़रिए तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो सीवरेज सिस्टम है जैसे आपने जिक्र किया तो वो इतना अप टू मार्क नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, तो ये भी एक वजह इसकी हो सकती है कि जो यहाँ पे स्प्रेड कराची में इसका ज़्यादा होता है। तो इस तरफ फोकस करने की ज़रूरत है कि हमारा सीवरेज सिस्टम अगर अच्छा होगा तो जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो ना सिर्फ ये है कि सिर्फ पोलियो वायरस, इसका ट्रांसमिशन तो है ही थ्रू फीकल ओरल रूट जो है इसकी ट्रांसमिशन है, माउथ से रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये एक अहम कंसर्न है इसमें। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे गवर्नमेंट का ये एक अच्छा रोल है, जहाँ पे वो पोलियो हेल्थ वर्कर्स को जो है उन्होंने डेजिग्नेट किया और वो अपनी जॉब कर रहे हैं, पोलियो ड्रॉप्स अवेलेबल है, वैक्सीनेशन अवेलेबल है प्रॉपर। लेकिन एक और एलिमेंट है जिसके ऊपर आपको लगता है कि उसको भी देखना चाहिए, जो कि सैनिटेशन और वाटर प्रॉब्लम। बिल्कुल, मतलब ये कि प्रॉपर सैनिटेशन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इसका एक्सेस पूरी पॉपुलेशन के पास होगा तो ना सिर्फ हम पोलियो से बच सकते हैं बल्कि कोलरा है, टाइफाइड है, और भी मजीद और जो दूसरी बीमारी उनसे भी हम बहुत अच्छे तरीके से सेफ हो सकते हैं। जी सर, फाइनल मैसेज क्या आप ऑडियंस को देना चाहेंगे जो देख रहे हैं? फाइनल देखें ये है कि जो अपनी जो लाइफ है उसको सिंपल रखें, नंबर 1। दूसरा बच्चों को जो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की तरफ लेके जाएं, और हफ्ते में एक आध दफ़ा उनको जो है आपने इस तरह करना है कि किसी ऐसे पुरफसा मकाम पे लेके जाएं ताकि उनकी एक कैथारसिस हो, बच्चों की एक फिजिकल एक्टिविटी हो। और दूसरा ये है कि जो उनका पीने का पानी साफ़ होना चाहिए और उनकी हैंड वाशिंग भी खास तौर पर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जब बच्चा वॉशरूम से जाए तो वॉशरूम से आने के बाद उसका एक हैबिट बनाए ताकि वो अच्छे तरीके से अपने हाथों को साफ़ कर सके और उसका हैबिट बने, और उससे ना सिर्फ पोलियो से बल्कि जैसे मैंने कहा और भी जो दूसरी इन्फेक्शन चीज़ें उससे बच्चों को सेव किया जा सकता है। तो हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर अमल करना, प्रॉपर डाइट, और कोशिश की जाए कि जंक फूड जो है, प्रिजर्वेटिव डाइट है, उससे बचें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक करती हैं। तो उस लिहाज से प्रॉपर डाइट, सैनिटेशन अच्छी हो, और साथ में जो इन्वायरमेंट अच्छा हो, बच्चों को एक पुरफजा जो है ना माहौल मिले, तो ये सारी के सारी जो है ना एक ओवरऑल जो है हेल्थ की वेलबींग के लिए काफ़ी बेहतर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आपने काफ़ी डिटेल में प्रोग्राम में गुफ्तगू की और उन एरियाज़ को भी डिस्कस किया जिसके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं होती है। डॉक्टर साहब ने गवर्नमेंट के अच्छे रोल को भी अप्रिशिएट किया, लेकिन साथ ही साथ एक जो एरिया है उसको भी उन्होंने डिस्कस किया कि सफाई सुथराई भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो सैनिटेशन का निज़ाम है, पानी का निज़ाम है, उसके ऊपर भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि अपने बच्चों को जो एक्सरसाइज की तरफ लेकर आएँ, कोई फिजिकल एक्टिविटी करवाएं उनको, ताकि जो उनका ब्रीदिंग प्रोसेस हो वो अच्छा हो सके, और उनको खुली फ़िज़ा में एक्सपोजर की तरफ लेकर आएँ, उनकी डाइट अच्छी रखें,
साथ ही साथ उन्होंने जो है मज़ीद ये भी फोकस किया कि अपने उनके जो बच्चों की जो आदत है हाथ धोने की, उस हैबिट को भी सुपरवाइज़ करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक बार फिर कोविड-19 जब सामने आया पूरी दुनिया में ग्लोबल पैंडेमिक, उस वक्त उन्होंने फोकस हाथ धोने के ऊपर सबसे पहले किया। और हम बीइंग मुस्लिम कंट्री या फिर मुसलमान होने के नाते हम सब पर फ़र्ज़ है कि हम अपनी सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। और क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान करार दी गई है हमारे मज़हब में, और इसी में जो है हमारा फ़ायदा है। आज के प्रोग्राम में हमने इकोनॉमी को भी डिस्कस किया, साथ ही साथ कुछ हेल्थ इशू के ऊपर भी बात की। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।